परिवार को भारत की रीढ़ माना जाता है। हजारों सालों से भारत में परिवार की व्यवस्था चल रही है। सनातन परंपरा के 4 आश्रमों में दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। यहाँ परिवार की बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था रही है। इस आश्रम में व्यक्ति परिवार के पालन के साथ अपने सामाजिक कार्यों का दायित्व निभाता है। यह भारत में लाखों वर्षों से वैदिक परंपरा रही है। विश्व परिवार दिवस पर इन्हीं कुछ विषयों के पर आज हम बात करेंगे। स्वागत है आपका दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में, जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व परिवार दिवस पर। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चलने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि कुटुंब प्रबोधन का भी कार्य देखते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत में परिवार व्यवस्था हजारों सालों से चली आ रही है। भारत की सामाजिक संरचना का आधार परिवार ही रहा है। सामाजिक विकास के लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण है आपके अनुसार? देखिए कि आपने जैसा बताया कि परिवार व्यवस्था शुरू से चल रही है। हम ये कहेंगे कि भगवान ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की और भगवान जब थे तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला इस सृष्टि को चलाने वाला और इसको देखने वाला हूँ, ये कैसे चलेगा जी। तो एको हम बहुश्यामा, ये ईश्वर ने कल्पना की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, और इस परिकल्पना को लेकर ही उसने इस पूरी सृष्टि की रचना की। और भगवान ने अपने स्तर पर जो है वो अपना परिवार बनाया। उन्होंने भगवान ने जो है ये पर्वत बनाए, उन्होंने नदियां बनाई, उन्होंने वन बनाए, ग्रह नक्षत्र बनाए, और इन सब को लेकर उन्होंने एक विराट सृष्टि का परिवार जो है वो भगवान ने निर्मित किया। एको हम भविष्यामा, यही कल्पना थी कि व्यक्ति जो है वो एकांकी नहीं होना चाहिए। मैं एकांकी अपना जीवन कैसे बिताऊंगा, इस कल्पना को लेकर और उन्होंने इस विराट सृष्टि की रचना की। और अपने स्तर पर अपना अपना कुटुंब के हिसाब से उन्होंने नदियां और पहाड़ और ये सब की रचना उन्होंने की। जी जी, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि भारत की सनातन परंपरा की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार ही हमारा परिवार है। यही वजह से हजारों सालों से भारत विश्व गुरु भी रहा है। क्या आप यही मानते हैं? बिल्कुल। भारतीय जो व्यवस्था है उसमें जी। अपने 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा अपना गृहस्थ आश्रम है, जी। तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम है। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है यह सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, क्योंकि बाकी के जो 3 आश्रम है उनका पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उनको भी विधिवत चलाना, जी। ये भी गृहस्थ आश्रम के ऊपर भी निर्भर करते हैं। बिल्कुल। चाहे आज जितने भी हम मंदिर मठ देखते हैं, जितने भी सन्यासी देखते हैं, उनके पास जो भी आज दान जाता है या किसी भी दान से बड़े बड़े जो मंदिर बन रहे हैं या अनाथ आश्रम चल रहे हैं या आज जो भी सेवा के कार्य हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार वाले ही उनको चला पा रहे हैं। परिवार वाले ही अपना धन और अपना समय देकर और उन व्यवस्थाओं को चला रहे हैं जो आज हम समाज में देख रहे हैं। तो ये जो सारा सृष्टि है या आज हम जो भी व्यवस्थाएं कहेंगे उसको आज गृहस्थ आश्रम वाले ही चला रहे हैं। तो चारों आश्रमों में भी देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहते भी हैं कि धन्यो गृहस्थ आश्रम है, यानी चारों आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य है, क्योंकि वही पूरी सृष्टि का और वही पूरे समाज का और वही पूरे देश और विश्व का पालन पोषण देखभाल और ये सब कर रहा है। बिल्कुल। परंतु सुरेंद्र जी, जो भारत में परिवार का अर्थ सिर्फ पति पत्नी और बच्चों से व्यापक है, जिसे आज कुटुंब कहा जाता है, जिसमें परिवार के तमाम अंग आते हैं। भारत में परिवार की अवधारणा क्या रही है? देखिए, भारत में जो परिवार की अवधारणा रही है वो ये नहीं रही है कि हम दो और हमारे दो, ये हमारी अवधारणा बिल्कुल नहीं रही है। हमारी जो अवधारणा रही है परिवार के प्रति वो रही है अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कि ये जो पूरी पृथ्वी है, जितना भी पृथ्वी है, जितनी भी सृष्टि है, यही मेरा परिवार है। और यही भारतीय संस्कृति का मूल रहा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में कहा है कि देखिए, ये जो तुलसी है, ये पीपल का वृक्ष है, इनको बेटी की तरह मानिए। और भारतीय संस्कृति में भारतीय परिवारों ने उनको बेटी की तरह पालन पोषण करके, और जैसा आज एक बच्ची का विवाह करते हैं, हम अपनी एक कन्या का विवाह करते हैं, वैसे ही तुलसी का विवाह किया उन्होंने अपने परिवार का सदस्य मान के। एक पीपल के वृक्ष को अपना परिवार का सदस्य मान के उसका विवाह संस्कार करते हैं। गाय को हमने माता कहा है। इस प्रकार सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है, वृक्ष है, नदियां है, नदियों के ऊपर भी आप देखेंगे तो हम जमुना की हम पूजा करते हैं, तो जमुना को एक तट से दूसरे तट तक हम उसको चूनरी उठाने का काम करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में केवल हम दो, हमारे दो के अलावा भी
पूरा कुटुंब तो हमारा परिवार है ही, लेकिन जो भी सृष्टि के अंदर है, पहाड़ है, चाहे नदियां है, चाहे वृक्ष है, चाहे जीव जंतु है, उनको भी हमने अपने ही परिवार का सदस्य माना हुआ है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जो परिवार की अवधारणा है वो बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि परिवार एक ऐसी इकाई है जिसमें अपना सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास मनुष्य कर पाता है। परिवार में बच्चों और उनके जीवन में कठिनाइयों को सामने की ताकत भी सुरेंद्र जी मिलती है। तो क्या आप मानते हैं कि जो परिवार, भारतीय परिवार की ऐसी क्या विशेषता है जो उसको सर्वाधिक एक अलग बनाती है, अभिन्न बनाती है? देखिए, व्यक्ति क्या है, एकांकी रहता है। जी। व्यक्ति एकांकी रहता है तो आपने देखा होगा कि आज भी कोई अपराध कर देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको समाज से जो है एकांकी कर दिया जाता है कि ये अपराध बोध से इसको एकांकी कर दे। एकांकी होना, अलग होना ही अपने आप में एक सजा है। पर कि भी हम अगर पूर्व व्यवस्थाएं देखेंगे तो किन्हीं को समाज से परिष्कृत कर दिया जाता था, बहिष्कृत किया जाता था कि इनको समाज से अलग कर दो। जब एकांकी व्यक्ति हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, दुखी होता है, उसके मन में खराब खराब विचार आते हैं। तो जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमको संभालने वाले मिलते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, हमारी संभाल अच्छे से अच्छी हो जाती है। कहते हैं कि परिवार जो है, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला जो है वो परिवार होता है उसका। तो परिवार में ही, चाहिए आज हमको कुछ व्यायाम सीखना है तो हम व्यायामशाला में जाते हैं, कुछ हमको खेल सीखना है तो हम किसी एकेडमी में जाते हैं, लेकिन परिवार तो एक ऐसी संस्था है जिसमें हम सब कुछ वहीं पर रहकर सीख सकते हैं। जो पहली पाठशाला है व्यक्ति की, वो उसका परिवार ही होता है। परिवार में जैसा देखता है, जैसा वो करता है, जैसा सुनता है, वो उसके पूरे जीवन में उसके ऊपर दृष्टिगत रहता है। वो उसका पूरा जीवन जो है उसके अनुसार चलने वाला होता है। जी, जैसा कि आपने सुरेंद्र बताया कि जो अनेक परेशानियां व्यक्ति को मद्देनजर उनको देखनी पड़ती हैं, उसमें अवसाद और आत्महत्या के जैसे मामले आज इन समय बहुत बढ़ते नजर आ रहे हैं। हर तीसरा व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त नजर आता है। परिवार इसमें कितनी भूमिका निभा सकता है? देखिए, परिवार को अपना मित्र मानना चाहिए। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसको बेटे की तरह नहीं, उसको अपने मित्र की तरह मानना चाहिए। कि हमारे यहाँ कहा है कि जब तक वो 5 साल का रहे तो उसको प्यार से रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर वो बड़ा हो जाता है तो उसको डांट डपट के भी रखना चाहिए, और इसके बाद में वो बड़ा हो जाता है तो उसको मित्रवत उससे व्यवहार करना चाहिए। जब परिवारजनों का अपने पुत्र पुत्रियों से मित्रवत व्यवहार रहता है तो वो किसी भी अवसाद में आएंगे, किसी भी तकलीफ में आएंगे तो सबसे पहले वो अपने परिवारजनों को बताएंगे। और वो परिवार में रहता है तो उसका चेहरा देखकर भी उसके माता पिता भी ये पहचान लेते हैं कि किसी न किसी कारण से ये आजकल तनाव में है, किसी अवसाद में है। तो आपस में बैठकर उनसे बातचीत करना चाहिए। उसका जो ध्यान है वो बुराइयों से हटाना चाहिए जी। जो अवसाद में आ रहा है, जो तनाव में आ रहा है, उसको दूर करना चाहिए। बच्चों से भी आजकल बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखना कि आपको ये करना है, ये बनना है, या वहाँ तक आपको पहुँचना है, हर बच्चा ऐसा नहीं हो पाता है। तो बच्चों को, माता पिता को भी ये चाहिए, परिवारजनों को भी, कि उसके अनुरूप, उसके गुणों के अनुरूप ही उसका लालन पोषण करे और उसको उसी तरह की शिक्षा दे जिसके वो अनुसार चलना चाहता है। तो फिर ये समाज से ये सब बुराइयां कम होती है हमारे यहाँ। जी, आपने बताया सुरेंद्र जी, और जैसे कि विधिवत है कि जो पहली पाठशाला होती है व्यक्ति की, वो उसका परिवार होती है। परिवार से ही व्यक्ति अनेक सूक्ष्म चीजें, जैसे हम प्रबंधन की बात करें तो परिवार से ही सीखता है। परिवार के अभाव में जहाँ एकल परिवार का आज चलन चल पड़ा है, वहां पे इन जो गुण हैं उनका भी अभाव देखने को मिलता है। जी, निश्चित रूप से। देखिए, परिवार में जो गुण मिलते हैं सीखने के लिए, वो हम समाज से तो सीखते ही हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया कि सीखने की जो सबसे पहले सीढ़ी है वो हमारा परिवार है। परिवार में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो वो परिवारजन ही उनको संपादित करते हैं, परिवारजन ही उनको संपूर्ण करते हैं। आज भी हम शादी विवाह में देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम परिवारजन करते हैं, धार्मिक आयोजनों को परिवार करते हैं। जब परिवारजन उसको किसी न किसी तरह से उसमें हिस्सा लेके उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं तो वो उनमें एक गुण वृद्धि होती है। किसी भी कार्य को पूरा करने को, अपनी जिम्मेदारी को समझने की जो एक होता है, तो वो परिवार में ही सीखने को और समझने को मिलता है। और कौन कौन से गुण आपको लगता है, जैसे प्रबंधन एक गुण है कि जो परिवार में सीखने को मिलता है, किस प्रकार चीजें, किस प्रकार एक जीवन शैली को प्रबंधित किया जाता है, एक मैनेज किया जाता है परिवार में, वो हम देख सकते हैं, परिवार से सीख सकते हैं। आपके अनुसार और कौन से गुण हैं जो परिवार से सीखे जा सकते हैं? देखिए, आप देखेंगे कि एक जो बालक है जी, उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता परिवार की है। कोई भी जीव जंतु है,
कोई भी पशु पक्षी होते हैं, उनके जो बालक होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो तो जन्म के थोड़े समय बाद ही उछलने कूदने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, वो अपने आप माँ को ढूंढ के उसका दूध पीने लग जाते हैं। लेकिन एक मानव का बालक ही एक ऐसा है जिसको कुछ महीने नहीं, कुछ सालों तक संभाल की जरूरत है। तो माता पिता जब संभाल करते हैं बच्चों की, तो वो एक तो खुद ही सीखते हैं कि कैसे छोटे बच्चों को संभालना, कैसे दिन रात जग कर किसी बालक को संभाल करना, कैसे उसकी व्यवस्थाओं को पूरी करना। ये तो सबसे पहला गुण तो जो है वो माता पिता में आ जाता है कि हम कैसे इसका तैयार करें जी। जब वो बालक बड़ा होता है धीरे धीरे, तो सबसे पहली पाठशाला उसकी घर होता है, माँ उसकी पहली गुरु होती है। तो वो इन सब बातों के साथ साथ सामाजिक जो है वो भी परिवार में ही सीखता है। हमारे धार्मिक जो कार्य है वो भी परिवार में ही सीखता है। हमारे जो संस्कार बताए हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो मुख्य विषय है, हमारी जो संस्कृति के आधार स्तंभ है, वो सब जानकारियां उसको परिवार में ही मिलती है। हम वर्षों तक चाहे किसी न किसी कारण से गुलाम रहे, लेकिन आज भी हमने चतुर्थी के प्रति जो हमारे परिवार में चलते हैं वो हम नहीं भूले हैं। वो एक परिवार ही कारण है कि हमारी परिवार व्यवस्था के कारण ही उनको नहीं भूले हैं। आज कुंभ के मेले जो बड़े बड़े लगते हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोग वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वो एक परिवार व्यवस्था ही थी जिससे ये धार्मिक गुण, सामाजिक गुण और ये सब परिवार दर परिवार हमारे अंदर आते गए और हम अगली पीढ़ी को ये देते गए, जिसके कारण ही हम पहले भी विश्व गुरु थे और आज भी भारत जो है विश्व गुरु बढ़ने की ओर है। बिल्कुल, भारत विश्व गुरु बढ़ने की ओर है, परंतु जो कोविड का समय था उसमें जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, विश्व भर की अर्थव्यवस्था थी, वो डगमगा गई थी। परंतु देखा गया सुरेंद्र जी कि जो भारत में अर्थव्यवस्था है उस पर इतना असर नहीं पड़ा। इसका एक कारण जो परिवार की बचत व्यवस्था है उसको माना गया है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, कोविड में निश्चित रूप से बहुत विश्व के अंदर हानि हुई है, लेकिन जैसा कि भारत में हम देखते हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा में बहुत कम हुआ है जी। और यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के परिवारजन इतने अवसाद में या इतने तनाव में नहीं आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर परिवार की व्यवस्था थी। तो हमने पूरे परिवार के साथ वो जीवन बिताया। जो कोविड का समय था वो पूरे परिवार के साथ रहकर हमने बिताया, तो हमारा समय कैसा निकला ये हमको पता नहीं लगता है। साथ में जो आर्थिक परेशानी भी आई होगी, तो हमारे जो क्षेत्र के अंदर दुकानें थी, कहीं ना कहीं हमने उससे व्यक्तिगत संबंध बनाए, उससे पारिवारिक संबंध हमारे बने हुए थे। तो वो जो एक आर्थिक संकट जो सामने आना चाहिए था, वो हमारे व्यक्तिगत संबंधों के कारण, हमारे पारिवारिक संबंधों के कारण जो है वो आर्थिक संकट नहीं आया। किसी भी परिवार को किसी भी प्रकार के खाने पीने की या अन्य चीजों की कमी नहीं आने दी गई। तो वो एक समाज भी हमारा परिवार है, दुकानदार भी हमारे परिवार का हिस्सा था। तो ये परिवार जैसे संबंध होने के कारण ही किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या किसी परिवारों को बहुत कम देखने के लिए मिली है। तो ये जो सहयोग की जो भावना है भारतीय परिवार में, क्या आपको लगता है कि इससे आज पाश्चात्य देश और पूरा विश्व इसे प्रेरित हो रहा है? निश्चित रूप से सहयोग की जो व्यवस्था है आज जो भारतीय परिवारों में है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी विश्व में देखने को नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पर तो आप देखिए कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इतने सारे रिश्ते होते हैं, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, इतने रिश्ते होते हैं कि विदेशों में उन रिश्तों के नाम भी नहीं जानते हैं और उन रिश्तों के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो परिवार व्यवस्था है, भारतीय जो परिवारों की वृद्धि है, या भारतीय परिवार जितना बड़ा है उतना कहीं भी विश्व में इतने रिश्ते और इतने सब हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी आपने। जहां भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है वो परिवार है, परंतु परिवार की रीढ़ को मातृशक्ति माना गया है। जो मातृशक्ति है वही परिवार की रीढ़ है। महिलाओं को लेकर इस परिवार में कितनी भूमिका है और इस पे आपकी क्या राय रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि माता जो है या महिला है किसी भी परिवार की, तो वो सम्माननीय है। हमारे यहाँ पर परिवार के अंदर कोई भी जो माता है या महिला है या बालिका है, वो चार रूप से रहती है। वो बेटी के रूप में रहती है, वो पत्नी के रूप में रहती है, वो बहन के रूप में रहती है और वो माँ के रूप में रहती है। इन चारों रूपों में कहीं ना कहीं कोई महिला हमारे घर के अंदर रहती है। हमने सबसे पहले कहा कि महिला का जितना सम्मान होगा किसी भी परिवार में या किसी भी समाज में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं।
तो हमने देखा है कि नवरात्रों में हम जो है वो कन्या पूजन करते हैं, जी। नवरात्रि के अंदर कुमारी का पूजन करते हैं। बहू जब हमारे घर के अंदर आती है तो हमने उसको कहा कि ये हमारी लक्ष्मी है, ये जी। हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है। ऐसा ही हमने माता को सबसे बड़ा जो दर्जा दिया है समाज के अंदर वो माँ को दिया है। हमारे यहाँ तो महिला पुरुष बराबर है, ये आज हो गया है। हमारे यहाँ तो मातृशक्ति बड़ी है समाज के अंदर। जी। पुरुष से ज्यादा सम्मान, पुरुष से अधिक सम्मान जो है वो माता बहनों का था। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर का नहीं था, अधिक था। लेकिन ये बराबर का हमने नहीं किया था। बराबर का तो आज ये समाज के अंदर विश्व एक हो गया, तो मात स्त्री पुरुष बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहती है कि स्त्री का जो दर्जा है वो बड़ा है पुरुष से, ये हमने कहा है। जी, परंतु एक जो इसका दूसरा जो मुख है वो ये भी कहता है कि आज जो भारत की स्थिति है जहाँ पे तलाक और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तलाक के जो केस हम देखते हैं, जो तलाक के दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ रही है या इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो शब्द आपने प्रयोग किए हैं, एक तो तलाक का किया है और एक वृद्धाश्रम का किया है। जी। वृद्धाश्रम तो जब हम आश्रम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 4 आश्रम हुआ करते थे, और ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जो वृद्धाश्रम जो बढ़ रहे हैं आजकल तो के समय में, हमारे यहाँ पर संन्यास आश्रम की जो व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं खराब हुई है, कहीं न कहीं उसका लोप हुआ है, इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। जी। नहीं तो परिवार जिन पहले के समय में अपना परिवार को पालन पोषण करते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारियां लेके, और जो 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो चौथा पुरुषार्थ था उसकी ओर अग्रसर होते थे। वो अपने सारी जिम्मेदारियों से पूरी करके अपने पूरा व्यवसाय और अपना पूरा परिवार, अपने बेटे पोतियों को और पोते पोतियों को जिम्मे करके, और खुद भगवान के जो है नाम स्मरण में और मोक्ष की ओर अग्रसर होते थे। तो उसको हमने संन्यास आश्रम कहा था। उस संन्यास आश्रम को ही आज जो है वो उसका बिगड़ा हुआ रूप ही कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम हो गया है। वृद्धाश्रम में जबरदस्ती अगर किसी माता पिता को भेज दिया जाता है, किसी तनाव की वजह से भेज दिया जाता है, तो वो बहुत गलत है। जी। बाकी कहीं कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करके और कोई भी अपने व्यवसाय को पूरा करके हरि स्मरण करने के लिए किसी धार्मिक नगरी में जाता है, कहीं आश्रम में रहता है, तो ये तो समाज के। और जब भारत विश्व गुरु था जी। उस समय जो वानप्रस्थ आश्रम था और संन्यास आश्रम था, ये दोनों मिलके देश और समाज के लिए कार्य करते थे, इसलिए भारत विश्व गुरु था। आज तो सबसे अधिक आवश्यकता है कि गृहस्थ आश्रम वाले ही उस वानप्रस्थ का और संन्यास आश्रम का भी कार्य करेंगे तो अपने परिवार की उन्नति तो होगी ही होगी, बिल्कुल, देश और समाज की भी उन्नति होगी। क्योंकि परिवार जो है वो एक बीच की कड़ी है। व्यक्ति और समाज, इन दोनों का जो बीच की कड़ी है वो परिवार है। परिवार जितना मजबूत होगा, परिवार जितना सशक्त होगा, परिवार जितना मजबूत होगा, व्यक्ति और समाज और देश उतना ही मजबूत होगा। तो तलाक के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं आज के समय में धन की आवश्यकता को अधिक माना है। जी। कहीं ना कहीं काम के जो तरीके हैं वो बड़े हैं हमारे। जी। इसके कारण से कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष दोनों आज जो है वो बराबर के कंधा मिलाकर और अपने कार्यों को कर रहे हैं, अपने कमाई में कर रहे हैं, धन को कर रहे हैं। पहले के ज़माने में देखिए, विवाह संस्कार छोटी उम्र में 18-19 साल के बाद में जो भी अभी भी सरकार ने किया है वो हो जाते थे। तो परिपक्वता जो है वो आपस में एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को जानने की ज्यादा समय मिल जाता था उस समय में। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, जो जिस संगठन में आप कुटुंब प्रबोधन का काम कर रहे हैं, अनेक गतिविधियां उसमें संचालित की जाती हैं, उसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? देखिए, उसके लिए हम जो कार्य करते हैं उसके अंदर हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो 16 संस्कार बताए गए थे, 16 संस्कारों में जो 3 संस्कार है वो तो बालक के जन्म से पूर्व के हैं। गर्भाधान संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है और पुंसवन संस्कार है, ये बालक के जन्म से पहले के हैं। हम ये कहते हैं कि बालक के मन को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन मन बनाया तो जा सकता है। जी। विवाह संस्कार जब होता है तो उसमें हवन जो होता है, तो उसमें एक हवन का नाम है राष्ट्रभृत होम। राष्ट्रभृत होम है कि एक दंपत्ति वो परिवार को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम एक श्रेष्ठ संतान, ये आप समाज को दीजिए, आप ये परिवार को दीजिए, ये देश को दीजिए। एक श्रेष्ठ संतान जो है ना, एक आदर्श समाज को और देश को
परिवार को और उन्नति की ओर लेके जाएगा। तो हम जो है वो इन तीनों संस्कारों के ऊपर ध्यान देते हैं। विवाह संस्कार जो है वो दिन के अंदर होने चाहिए, जिससे हमारे खर्चे बच सकें। विवाह योग्य जो है उम्र जो है बालक बालिकाओं की, उस उम्र के अंदर ही हमारे जो है विवाह संस्कार संपन्न होने चाहिए, अधिक उम्र में नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं विवाह के बाद में बालक बालिका आपस में रहते हैं, आजकल पूर्ण क्षेत्र बदल गया है, तो किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से सामाजिक कार्यों को निभाना, किस प्रकार के आर्थिक कार्यों को निभाना, ये सब हम उनको बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, जो राजस्थान है, यहाँ परंपरा रही है एक चूल्हे जलने की। हम गांव ढाणियों में देखें, हर परिवार में एक परिवार संयुक्त रूप से एक चूल्हा जलता है, एक जगह भोजन पकता है। ऐसा कोई अनुभव परिवार का जो आप साझा करना चाहें? देखिए, अभी भी बहुत से परिवार जयपुर में हैं और अपने देश के अंदर हैं, जहाँ पर 30-30 परिवारजनों के या 50-50 जनों का भोजन एक ही चूल्हे पर बनता है जी। कहीं न कहीं परिवारजनों में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए जी। कहीं पर देखिए व्यवसाय के कारण हमको आज अलग रहना पड़ रहा है, कहीं पर हमको परिवार बड़ा हो गया लेकिन हमारी जगह जो है वो सीमित है, हमने दूसरा मकान ले लिया, इसके लिए वो दूसरा चूल्हा की व्यवस्था है। बिल्कुल। लेकिन कुटुंबीजन अगर एक ही है, उनमें मनभेद या मतभेद नहीं है, तो वो चूल्हा चाहे 2 जगह भी जलेगा तो भी वो एक ही चूल्हा है, उसको हम अलग नहीं मानते हैं। तो चूल्हे तो जैसा जैसा परिवार बढ़ता है, अब जैसा अगर अब आप शहर के अंदर देखते हैं उतनी व्यवस्थाएं, उतना बड़ा मकान, उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए एक मकान की जगह 2 मकान और 3 मकान तो हो सकते हैं। तो लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं 30-30 सदस्यों का परिवार जो एक ही चूल्हे पर भोजन करता है, कहीं 20 सदस्यों का है वो भी एक ही जगह भोजन करता है। जो गतिविधियां आपने भी बताई सुरेंद्र जी, जिस संगठन के अंदर आप इतनी गतिविधियां जो चल रही हैं कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत, इन गतिविधियों से समाज में कैसा संदेश जा रहा है? समाज के अंदर देखिए जो संदेश जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कहीं भूल रहे थे जी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर जो संस्कार आते थे, हमारे जो 4 पुरुषार्थ आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको कहीं ना कहीं लोप हो रहा था जी। उनके प्रति हम जागृत करते हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, हमने जो कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये किसी भी संस्कृति ने नहीं कहा है, ये हम परिवारजनों को बताते हैं। एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो गए, ये हमने कहा है, बाकी कोई संस्कृति नहीं कहती है। महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे अग्रणी होना चाहिए, ये हम कहते हैं। तो ये सारा हम समाज के अंदर बताते हैं कि इन सब का सम्मान करिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, हमारे संस्कारों का, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, उनका आप अगर सम्मान करते हैं तो हम भारत को विश्व गुरु पुनः स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतने महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए, आप अपना मूल्यवान समय निकाल के हमारे कार्यक्रम पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल भारत जहां वासुदेव कुटुंबकम के विचार के साथ में एक परिवार को एक रीढ़ की तरह माना गया है, संस्कृति और समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जहां पे परिवार सप्रेम रह के और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। अभी हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।